Hello and welcome back to Gen Exercise. We are in the field of talk about reservation in India. Okay, and we have discussed a lot of concepts like what is reservation, why we need reservation, what are the constitutional provisions, the Supreme Court case laws, and various other topics we have discussed. Now we are in the last stage where we are going to study about the most recent judgment of subcategorization of caste. ठीक है, why this subcategorization and what is this subcategorization, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। 2024 का देवेंद्र सिंह जजमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब सब कैटेगराइजेशन क्यों है और क्या है, मैं 5 मिनट लेके पहले आपको समझाता हूं। ठीक है, इंडिया में कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वहां यह देखा गया कि जो हम एससी या एसटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एसटी और एससी इज अ लीगल फिक्शन। नाउ व्हाट इज लीगल फिक्शन? किसी ने एससी या एसटी को देखा है? मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, एसटी और एससी किसी ने देखा ही नहीं, तो व्हाट इज दिस? आप मुझे बताइए, आपने देखा नहीं है, आप मान रहे हैं। कभी एससी से मिलो? हैंड से क्या? एसटी के साथ आप कम्युनिटी से कर सकते हो, कास्ट से कर सकते हो, कैटेगरी से नहीं। एससी और एसटी इटसेल्फ इज अ लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन मतलब जो अस्तित्व में नहीं है फिर भी हम मान रहे हैं। ये एक लीगल एंटिटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। कोई इंसान एससी या एसटी हो सकता है, बट एससी और एसटी इटसेल्फ डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड। ये एक लीगल फिक्शन माना जाता है। ठीक है, बट हमने ये कहा कि जो भी लोग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, बड़ी मजा आने वाली है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, only and only the parliament have power to enact or to make a list of this legal faction। खाली पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है कि वो एक लिस्ट बना सके कि किस कास्ट को हम एससी में काउंट करेंगे, किस कास्ट को हम एसटी में काउंट करेंगे। एक्सेप्ट पार्लियामेंट, नो वन हैव दिस पावर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे बेटा? पक्का? पार्लियामेंट मतलब संसद की बात कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट लिस्ट तैयार करेगी। पार्लियामेंट जो लिस्ट तैयार कर रही है उसे प्रेसिडेंट वाया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950 प्रेसिडेंट इस लिस्ट को नोटिफाई करेगा। बनाया पार्लियामेंट ने है, बट उसमें साइन प्रेसिडेंट की होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और प्रेसिडेंट को यह पावर कहां से मिल रहा है? यहां से, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950। ठीक है, प्रेसिडेंट इस लिस्ट को नोटिफाई करता है और वो लिस्ट बन जाती है एससी और एसटी लिस्ट। और जिस जिस कास्ट का इसमें नाम रखा गया वो सभी एसटी या एससी कास्ट माने जाते हैं। But here come the catch. When it comes to, do all the caste in SC or ST category hold same status? अगर आप एससी में हैं, जैसे एससी में बहुत सारी कैटेगरी, चमार, मोची, जुलाहा, बहुत सारी कम्युनिटी होती है। क्या अरे यार इधर ध्यान देना, क्यों बोर होता है? तो ऐसा क्या करता है मेरे साथ रोज का यार? डफारे मारता रहता है। क्या ये सभी कैटेगरी सेम है? नहीं, लीगली सेम है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज कहता है कि द कम्युनिटी अंडर एससी एंड एसटी, हम यहां पे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना? रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या था, याद कीजिए। जब हम डिफाइड करते हैं कि आप जनरल हो या आप एसटी एससी हो, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन सोशल बैकवर्डनेस, नॉट इकोनॉमिक। याद अपना लाइफ टाइम। वो रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल सोशल बैकवर्डनेस।
कि जो लोग इस कास्ट में हैं, इस लाइन के नीचे, वो सोशली बैकवर्ड है, जो नहीं है सोशली अपवर्ड। तो अगर सोशल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया है और आप 4 कास्ट को बैकवर्ड कास्ट कह रहे हो, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, दे ऑल आर बैकवर्ड, है ना। इसी को कहा जाता है होमोजेनिटी। इट मीन द SC and ST community are homogeneous in nature. They are same or similar. No doubt internal up down हो सकता है, but they are almost same for legal fiction. क्या आप समझ पा रहे हैं? इसे ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ होमोजेनिटी या फिर होमोजीनियस कम्युनिटी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो ओबीसी का क्लासिफिकेशन किया गया था, वो किया गया था इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, है कि नहीं? हाँ, इकोनॉमिकली कोई थोड़ा ज्यादा अमीर, थोड़ा कोई ज्यादा हो सकता है, इसलिए वहां हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात समझना। एक चीज होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये मेंस में बहुत बार पूछा बेटा, बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है वर्टिकल रिजर्वेशन, या इसी को कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन कहा जाता है। कंपार्टमेंटलाइज्ड और वर्टिकल, व्हाट इज दिस? 100% मान ले टोटल रिजर्वेशन था 100 सीट्स का। इस 100 सीट्स में से 27 सीट मिलेगी ओबीसी को, 15 एससी को, 7.5 एसटी को, 10 ईडब्ल्यूएस को। दिस इज योर वर्टिकल रिजर्वेशन, जहां हम वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं सीट्स को। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ कंपार्टमेंट। ये देखो भाई, इतना ओपन का कंपार्टमेंट है, ये एससी का कंपार्टमेंट है, ये एसटी का कंपार्टमेंट है। क्लियर है? इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। बट यहां पे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में एक चीज क्लियर किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो ओपन जितने मार्क्स अचीव कर रहा है, तो वो सीट ओबीसी में नहीं लेगा, वो सीट लेगा ओपन में। उसकी सीट ऑटोमेटिक ओपन जनरल में चली जाएगी। जस्ट बिकॉज ही इज मेरिटियस, इसकी वजह से हम उसकी कास्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए उसे ओपन में एडमिशन दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिजर्विंग स्टूडेंट होने चाहिए उसको ओबीसी मिलना चाहिए। ये तो भाई ऑलरेडी ओपन के बराबर है। क्या आप समझ पा रहे हो? इनमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर ओपन कैटेगरी के साथ कंपीट कर पा रहा है, तो उसे सीट ओपन में मिलेगी, अपने कैटेगरी में नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वर्टिकल और कंपार्टमेंट रिजर्वेशन लुक्स लाइक। कॉन्फ्लिक्ट आता है जब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अब ये क्या है? वी आर सेइंग 30% रिजर्व सीट फॉर विमेन। ठीक है, तो महिला के पास डबल रिजर्वेशन आ गया। एक बीइंग एससी उसको रिजर्वेशन मिलेगा, प्लस बीइंग वीमेन मिलेगा। इस जो डबल रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम ओवरलैप्ड रिजर्वेशन भी कहते हैं। ओवरलैप्ड, क्योंकि यहां रिजर्वेशन ओवरलैप करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम एससी कैटेगरी, सॉरी मैं मेरे पास अप्लाई नहीं हुआ, मैम पे ले लो। मैम इज ए वीमेन, ठीक है, और इनके लिए वीमेन रिजर्वेशन 33% तो है ही। मान लीजिए किसी साल वहां की सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई, और मैडम एसटी कैटेगरी से भी है, तो क्या इन्हें डबल रिजर्वेशन दिया जाए, वीमेन का और एसटी का? एनीवन? हमने बोला नहीं। हमने कहा देखिए, जो भी कैटेगरी हमने वर्टिकली बनाई है, इसी कैटेगरी को आप हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर दो। जैसे ओबीसी का 27%, तो इस 27% का 33% वीमेन ओबीसी, इस 10% का 33% वीमेन ईडब्ल्यूएस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 100 सीट थी, ठीक है, 100 सीट में से लेट्स सपोज विमेन के लिए 33 सीट्स रिजर्व थी, 27 ओबीसी के लिए थी। तो बीइंग अ वीमेन फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, उसके पास ऑप्शंस क्या 60 सीट का होगा? नहीं, उसी ये 33% इस 27 सीट का मिलेगा, ना कि 100 सीट्स का, उसकी कैटेगरी का 33%।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन कहते हैं, जिससे ओवरलैपिंग को रोका जा सके। जहां विमेन रिजर्वेशन और ये मिल रहा है, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं, एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बट ड्यू टू एक्स सर्विसमैन आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं और आप एक सर्विसमैन भी है, तो आपको एसटी का रिजर्वेशन, सर्विसमैन की एसटी कैटेगरी में सीट रिजर्व कर देंगे। मतलब आपको अगर मिली सीट तो आप एसटी कैटेगरी में भी माने जाओगे, एक्स सर्विसमैन से भी माने जाओगे और एसटी से भी माने जाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई वीमेन पास हो रही है, वो ओबीसी से है, तो वो ओबीसी की सीट काउंट हो जाएगी, वीमेन की सीट नहीं काउंट की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी का 33% होगा, एसटी कैटेगरी का 33% होगा, एससी का 33% होगा, ओपन का 33% होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? इस तरह इसको हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन को डिवाइड किया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया में जब हमने बात की, हमने ये कहा कि द एसटी और एससी कम्युनिटी विच इज द लीगल फिक्शन इज अ होमोजीनियस कम्युनिटी। और जब किसी को होमोजीनियस कम्युनिटी बता दो तो वहां सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं ये कह दूं कि इस क्लास में बैठा हर इंसान समान है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, है कि नहीं? जबकि ओबीसी इज नॉट अ होमोजीनियस कम्युनिटी, इसलिए ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी है, क्रीमी को मिलता नहीं है, नॉन क्रीमी को सारे रिजर्वेशन मिलते हैं। इसी यही रीजन है आज भी एसटी एससी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एसटी एससी को होमोजीनियस कम्युनिटी माना जाता है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, और अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी प्रॉब्लम्स को। पहले पंजाब स्टेट, पंजाब से पहले ईयर 2000 में आंध्रा, आंध्र प्रदेश में एक लॉ आया, 2002 सॉरी, आंध्र प्रदेश में एक लॉ आया जहां पे उन्होंने जो एससी की सीट्स थी उसको सब कैटेगराइज कर दिया। और ये ट्रूथ है, आज अगर आप एससी की रियलिटी देखें तो 15% एससी लोग 85% सीट खा के बैठे हैं। इट मीन जो सोशल अपलिफ्टमेंट का एक्चुअली प्रोग्राम था वो कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचा। आज भी मेजॉरिटी एसटी और एससी पॉपुलेशन इस बेनिफिट से बहुत दूर है। कुछ सर्टेन कैटेगरी है उसका लेती जा रही है। जैसे एक आदमी ने बेनिफिट लिया, वो आईएएस बन गया, अब वो अपने बच्चे को पहले से वैसी ट्रेनिंग देगा, और उसका बच्चा आईएएस का बेटा होने के बावजूद भी रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि एसटी एससी में है, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डेफिनेटली वही फिर से आईएएस बनेगा। उसके और बच्चे आए तो बाकी एससी का हक मारा जा रहा है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? इसलिए काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ये चाहती थी कि हम इसको थोड़ा रैशनलाइज कर दें, कि एससी कम्युनिटी में जो सारे हक ले जा रहा है उससे थोड़ा कम रिस्ट्रिक्ट कर दो, और जिसको कुछ नहीं मिलता उससे थोड़ा ज्यादा दे दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन क्रिएट किया जिसमें उन्होंने एससी कास्ट को सब क्लासिफाई कर दिया, और जो बहुत सारा रिजर्वेशन ले रहा था, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज बड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा। यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनी एससी कम्युनिटी। आप किसी भी एससी को ये नहीं कर सकते तुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि तूने ले लिया है, क्योंकि देयर इज नो रूल ऑफ हायरार्की, तो देना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है आपको एससी का मिलेगा, पर लेट्स सपोज टोटल सीट एससी के लिए कितनी थी? 15%। इस 15% में से 1% आपकी। वी आर नॉट डिप्राइविंग द कम्युनिटी फ्रॉम रिजर्वेशन, बट जैसे कम्युनिटी चमार कम्युनिटी, इनका रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत कम है। आज भी सारे जो बेनिफिट्स हैं कुछ स्पेसिफिक एससी कम्युनिटी, इनका आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। हमने कहा काम करो 15 में से 8% आपका है, ठीक है। लोहार कम्युनिटी या फिर कोई और कम्युनिटी 2% इसका है, इसे सब कैटेगराइजेशन कहा जाता है। हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है बेटा जी, एनी डाउट? पंजाब, पंजाब ने सेम, पंजाब गवर्नमेंट ने दो कम्युनिटी, एक वाल्मीकि और दूसरा
कौन से सिख थे, निहंग सिख कि ऐसा कुछ नाम था, एक सेकंड, विकी और दूसरे एक सिख थे कोई, मेरे दिमाग से वो नाम निकल रहा है, ब्रेक निकल गया दिमाग से। एक स्पेशल सिख कम्युनिटी और वाल्मीकि, इन दोनों को राजस्थान, पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, एससी का रिजर्वेशन ही बढ़ा दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने एससी का रिजर्वेशन 15% से 25% कर दिया, बोला हम बढ़ा रहे हैं हमारे स्टेट में, ठीक है। प्लस आउट ऑफ दिस 25%, 12.5%, 50% रिजर्वेशन खाली इस दो कम्युनिटी को मिल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? रेस्ट 12.5 में बाकी सारी कम्युनिटीज, इसको सब कैटेगराइजेशन में दिया गया। पंजाब में भी हुआ और आंध्र में भी हुआ, ठीक है। पंजाब का केस गया पंजाब हाई कोर्ट में। अभी पंजाब हाई कोर्ट में जो केस पहुंचा उसका नाम था देविंदर सिंह केस, देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये भाई साहब कौन है, इसका फाइनल जजमेंट 2024 में आ रहा है, बाकी केस 2004 का है। ये देविंदर सिंह एक ओपन जनरल कैटेगरी थे, जिन्हें लगा कि मेरा हक जा रहा है, ओपन सॉरी एक एससी कैटेगरी थे जिनका लगा उनका हक जा रहा है क्योंकि आपने एक कम्युनिटी को 50% दे दिया है। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात? इन्होंने केस किया था, ये केस पहले इलाहाबाद हाई, पंजाब हाई कोर्ट में गया, ठीक है। भाई पानी दे दो यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, आधा दिमाग खाली। निरंकारी सिख, अब दिमाग काम किया यार, याद नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? बुढ़ा आदमी भूल जाता, दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं यार, थोड़ा तो समझो। या पीपीटी लाना शुरू कर दूं, पीपीटी देख के पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ना मैं भी पढ़ूंगा, टीचर रिवीजन क्लास में कर लेते पीपीटी वही तो होती है, उसे रात में मेहनत नहीं करनी तो क्लास में आके रिवीजन करते बैठ के। व्हाट द केस, समझो। हाई कोर्ट में केस अभी पेंडिंग था, उतने में आंध्रा वाला केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और बहुत फेमस केस ईवी चिनैया केस कहते हैं उसे हम, ईवी चिनैया, ठीक है, चिनैया केस, ये सबसे फेमस केस है भाई साहब, ईवी चिनैया 2006। जजमेंट बहुत लेट आया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ईवी चिनैया के लॉयर ने आर्गुमेंट दिया कि दोस्त, एससी एंड एसटी इज अ होमोजीनियस कम्युनिटी, you cannot divide them, neither you have right to divide। और दूसरा एक बहुत बड़ा कंटेंशन यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को किसने राइट दिया एससी एसटी कम्युनिटी की लिस्ट बनाने का? आर्टिकल 341 क्या कह रहा है? ओनली पार्लियामेंट हैव दैट राइट, नो वन एल्स हैव दैट राइट, है कि नहीं? और प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन मैंडेटरी है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे कोई कैटेगरी को बना सकती है? यू कैन नॉट टेम्पर with the list made by parliament, but that right is only vested with the parliament। Rasmika Rathi, repression for civil service को this cannot be alternative, how reservation is only valid like a SC ST student, general student may have studied in different school, how they can compete equally in government job exam, the way fundamental will be different, how reservation can fill this gap, why should government keep the Rasmi hands right from very beginning। Pranam Guruji, one query Sirji, one of the aim of reservation is to provide equal opportunity to all, but sir, with this aim, why reservation as a tool is only chosen? Do there were some others alternatives? I think some of the alternatives could be full socialist model in educational institutes, only government schools to be valid, there should be government institution। okay, तो रश्मि राठी जी का ये कहना है कि रिजर्वेशन से बेटर था सोशलिस्ट मॉडल जो रशिया में अब इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें सारे इंस्टीट्यूट सब कुछ गवर्नमेंट का कर दो। बेटा उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो आप रिजर्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में नहीं। और दूसरी बड़ी बात, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कंप्लीट सोशल मॉडल को इंप्लीमेंट करके सक्सेस रही है। वी हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री। हमने रशिया देखा, कंप्लीट सोशलिस्ट मॉडल बाइफरगेट कर गया। हमने चाइना देखा, इकोनॉमिक क्रैम्पल कर गई थी,
फिर चाइना खुद कैपिटलिज्म पे शिफ्ट हो गया 1980 में। हमने क्यूबा देखा क्राइसिस में ही है, हमने वियतनाम देखा प्रेसिडेंट उठ गया। आप हर देश की कहानी देख रहे हो ना। देयर इज नो कंट्री ऑन दिस प्लैनेट हु हैज इंप्लीमेंटेड अ कंप्लीट सोशलिस्ट मॉडल एंड गॉट सक्सेस, क्योंकि वहां पे आप बहुत द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन इज चैलेंज्ड। नेचर का ह्यूमन का नेचर होता है एस्पिरेंट। हम हमेशा एस्पिरेशनल होते हैं, हम अपनी पोटेंशियल को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बट पता चला आप कितना भी अच्छा पढ़ लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबको सेम पगार मिलेगी, सबको सेम स्कूल में जाना है ना। माँ बाप ज्यादा मेहनत इसलिए करें उसके बच्चे को कोई और अच्छा स्कूल दे पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल है, मिक्स्ड मॉडल में मिलता है। इसलिए सोशलिस्ट मॉडल इज अ कंप्लीट फेलियर एंड दैट्स अ फैक्ट, दुनिया देख चुकी है, ठीक है। इसलिए बेटा हम ये मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। सॉरी मैं कहा था, मैं यहाँ था, डिवीजन यहाँ पे, सॉरी। यहाँ आर्ग्यूमेंट ये था कि 341 में एसटी या एससी की लिस्ट को आप टेम्पर नहीं कर सकते, हेंस स्टेट डू नॉट हैव राइट। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस ईवी चिनैया जजमेंट सेट्स अ लैंडमार्क दैट कोई भी स्टेट सब क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 100%। इसी जजमेंट की दुहाई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट में लगता है। तुरंत पंजाब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और पंजाब हाई कोर्ट ने कहा तुम्हारा ये जो सिस्टम है वो इनवैलिड। क्यों? टीवी नेम है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यू कैन नॉट क्लासिफाई अमंग एसटीएस। ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट ने एक और दिमाग चलाया, सॉरी पंजाब गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी, अब लॉ बना दिया सेम टॉपिक पे। बोला अब तो लॉ है। हाई कोर्ट ने फिर स्ट्रक डाउन किया, बोला लॉ भी नहीं चलेगा रे बाबा तुम्हारा, ये चीजें अलाउड नहीं है नहीं हमें। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम स्ट्रक डाउन करो, मैं बनाती रहूंगी, एटलीस्ट मेरा सरकार तो सेव हो जाएगा, आने वाली गवर्नमेंट देखे जो होता है उसका भी। बट ये केस चलते चलते पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में बाई देवेंद्र सिंह, सॉरी बाई पंजाब गवर्नमेंट, कि आपने जो हमारा लॉ कैंसिल किया वो वैलिड है। ये पहुंचा यहां तक। इससे पहले 2-3 अच्छी घटनाएं हो गई थी। वो क्या है, मैं आपको पहले देवेंद्र सिंह का जजमेंट सिखाता हूं फिर बताऊंगा। 24 में देवेंद्र सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ, इवन बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए गए, आर्ग्यूमेंट्स लाइक कि एसटी एंड एससी इज नॉट अ होमोजेनियस कम्युनिटी। एक्सप्लेन किया गया कि कैसे इस कम्युनिटी में भी सब क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। यू कैन नॉट अप्लाई वन साइज फिट अप्रोच टू ईच एंड एवरी वन। और देवेंद्र सिंह जजमेंट में गवर्नमेंट के जो आर्ग्यूमेंट थे वो कहीं ना कहीं, एक मिनट बेटा फिर कोई इशू आ रहा है। हाँ जी बेटा, अभी क्या इंग्लिश मीडियम लेक्चर चाले છે તમારો સાંજે છે ને। एक्टिवा किशन उल्टी सीधी पार्क कर दी क्या? भाई आप लोग जब भी एक्टिवा पार्क करें थोड़ा व्यवस्थित किया कीजिए, सब क्या नहीं चाहिए, रोज की महाभारत होती है यहाँ पे। हाँ कार निकाल तो आपने ऑलरेडी साइड पर थी। हाँ ये तो प्रेस हमारी हाँ टाइम कर दी थी कार मना के वावे कोई देश ना भाई तमाम हड़ी करे। जब मेरी गाड़ी को जगह नहीं मिलती मैं तो बीच में रख के आ जाता हूँ, सबका रास्ता ब्लॉक। एक फ्लोर लेके बैठा और एक कार की पार्किंग नहीं मेरे पास, तो दुख तो होता है ना भाई। तो मुझे जहां जगह मिलती पार्क कर देता हूँ, इसको तकलीफ हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ओके जी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बात तो सही है यार, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। पर प्रॉब्लम कहां थी कि देवेंद्र सिंह का जो केस था उसमें 5 जज बैठे थे और ईवी चिनैया का जो केस था उसमें भी 5 ही जज बैठे थे। 5 जज के जजमेंट को 5 जज ओवरटर्न नहीं कर सकते, इसलिए इस केस को भेज दिया गया 7 जजेस बेंच के पास। 7 जजों की बेंच बैठाई गई 24 में। चीफ जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ भी उसमें बैठे थे, ठीक है। और वही 7 जजों की बेंच के जो जजमेंट है उससे हम आज पढ़ने वाले हैं, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024। इसकी एक क्रक्स में बहुत सिंपल भाषा में चीज सीख लो। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली अलाउड सब क्लासिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हो। ईवी चिनैया जजमेंट
was overturned. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब सब क्लासिफिकेशन ला लो, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किए, किस बेसिस पे? जैसे सबसे पहला बेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू मस्ट हैव क्वांटिफाइबल डेटा ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आप क्वांटिफाइबल डेटा लेके आओ, उसके बाद करेंगे, ठीक है? सेकेंड, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। कैन स्टेट क्लासिफाई? क्या स्टेट क्लासिफाई कर सकते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट 341 के अकॉर्डिंग खाली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्योंकि लोग ये भूल गए कि 341 के बाद 342 सब क्लॉज ए भी एक आर्टिकल है जो कि बाद में ऐड किया गया था। तो ये आर्टिकल स्टेट को वो राइट देता है। तो बाय रीडिंग आर्टिकल 342 सब क्लॉज ए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 341 में क्या लिखा गया है? ओनली स्टेट बाय लॉ, ठीक है? स्टेट की डेफिनेशन कहां है? आर्टिकल 12 में। कल का लेक्चर याद ना? अब आर्टिकल 12 के हिसाब से तो पार्लियामेंट भी स्टेट है और स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि वाइडर इंटरप्रिटेशन। उसने कहा व्हाई नॉट? According to Article 12, the definition of state applies to state legislature also. Even the states can subclassify. They cannot alter. They cannot add or remove. वो किसी नए आदमी को एससी लिस्ट में ऐड या रिमूव नहीं कर सकती, वो काम तो खाली पार्लियामेंट का है। बट जो ऑलरेडी है उसको सफल कर सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यही आपके प्रीलिम्स के स्टेटमेंट होंगे। Which of the following statements are true regarding sub categorization of SC ST? Yes, they can be subcategorized. Do states have power? Yes, its states also have power to subclassify. Why? Because state comes under the definition of state under Article 12. Third, are we applying the principle of creamy layer then to SC and ST? ये प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर तो हो गया कि अगर आप वेल ऑफ हो तो आपको 1% मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर इज नॉट अप्लाइड। एक गलती से भी कभी मत लिख देना, क्योंकि क्रीमी लेयर का मतलब होता है एक्सक्लूजन। ओबीसी में जिस आदमी को क्रीमी लेयर में काउंट किया गया उसे रिजर्वेशन ही नहीं मिलता। He is excluded from the homogeneous group. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ उससे ही रिजर्वेशन मिलता है जो नॉन क्रीमी में है। मतलब क्रीमी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन। एसटी एससी में हम ये नहीं कहते, क्योंकि एसटी एससी में, यहां ध्यान दे भाई साहब क्या कर रहा है, एसटी एससी में हम ये कहते हैं कि दे ऑल आर डिप्रेस्ड, दे ऑल आर बैकवर्ड। हाँ, किसी की बैकवर्डनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी की बैकवर्डनेस थोड़ी कम हो सकती है, बट दे ऑल आर बैकवर्ड। हाँ, जिसकी बैकवर्डनेस ज्यादा है उसको थोड़ा ज्यादा देना, जिसकी कम उसको कम देना, सबको। यू कैन नॉट एक्सक्लूड अ कास्ट फ्रॉम एससी लिस्ट। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर। ये डिबेट क्यों है? काफी बुक्स में लिखा गया है क्रीमी लेयर क्यों है, उसका एक रीजन है। इस जजमेंट में जो हमारे समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस गोगोई, उसमें गोगोई साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, रंजन गोगोई उनका नाम था। उन्होंने एक डिक्टेट दिया था। डिक्टेट मतलब ऑब्जर्वेशन, जजमेंट नहीं था वो ऑब्जर्वेशन था कि क्रीमी लेयर एसटी और एससी में अप्लाई कर देना चाहिए। इसी जजमेंट में था वो, बट इट वाज अ डिक्टेट, मतलब ऑब्जर्वेशन, नॉट अ जजमेंट। जजमेंट में वो चीज नहीं लिखी गई थी। कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेट अब अप्लाई करेंगे, ऑर्डर नहीं था वो। एम आई क्लियर? यस, क्लासिफिकेशन अलाउड है, स्टेट कर सकता है, बेसिस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एंड देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, और इट वाज ओनली अ डिक्टेट। ठीक है, ये था आपका देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट, जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया और सब कैटेगराइजेशन अमॉन्ग एससी एंड एसटी अलाउड कर दिए। इसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने सब कैटेगराइजेशन स्टार्ट कर दिया है। हर स्टेट में अपनी अपनी, अब सबसे बड़ा डर क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैंडेट बन जाएगा। जिस कैटेगरी का आदमी सीएम बनेगा वो अपने लोगों को देगा, बाकी को नहीं देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है।
लेट्स सी आगे इसका क्या होता है। अभी तक तो इतना ही है सब कैटेगराइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीजें हमें और समझनी पड़ेंगी, ये सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि मीन्स तो हमेशा ये पूछता है कि वेदर शुड वी क्लासिफाई और नॉट, मीन्स तो वहीं से गेम पूछता है ना, तो आंसर भी हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव में एब्सोल्युटली इट इज मैंडेटरी, बिकॉज ये डेटा प्रूव कर रहा है कि बहुत कम लोग ही सारे बेनिफिट्स ले जा रहे हैं, जबकि बेनिफिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। स्टेटमेंट द ऑप्शन नंबर 2, आर्ग्यूमेंट नंबर 2, कि अगर ये सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, दिस विल अचीव द ट्रू नेचर ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि अगर आप क्लासिफाई नहीं कर रहे, तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल दिया था जस्टिस गोगोई ने दिया था। जस्टिस गोगोई ने कहा देखिए ये गेम कैसी है, इसने कहा कि एक ट्रेन में एक डब्बा है जो सिर्फ वीमेन के लिए रिजर्व्ड है, हर डब्बे ट्रेन में होता है, और डब्बे की कहानी है, जैसे कोई महिला पहले इसमें एंटर कर जाती है, वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है कि कहीं भीड़ ना हो और ना आए, और रिजर्वेशन का पूरा लाभ मुझे मिले, मैं ऐसे चौड़ी होके सो। ये हर जनरल ट्रेन में होता है। अब जब भी किसी जनरल ट्रेन में जाइए, जो पहले चढ़ गया वो दूसरे की टिकट बंद कर देता है कि और कोई न चढ़े, भीड़ नहीं होनी चाहिए। बोले ये तो यही हो रहा है, जो लोग सब कैटेगराइजेशन को अलाउ नहीं कर रहे, उसका मतलब ये है कि ये रिजर्वेशन था, उसमें आपको सारा बेनिफिट मिल गया, अब आप नहीं चाहते किसी और को मिले, सबको मिलना चाहिए, इसलिए सब कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। इट विल सर्व द ट्रू पर्पस ऑफ व्हाई वी मेंट द रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, कोई डाउट? और क्या क्या आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट फेवर में कर सकते हैं? थोड़ा तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर लो भाई, तुम्हें आंसर लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है। एनीवन? आपने बोला एचटीएस, हाँ, सभी लीगल फैक्शन है, ऑल कैटेगरीज आर लीगल फैक्शन, बट बाकी कैटेगरी को कोई बेनिफिट नहीं तो काय का फिक्शन? जनरल कैटेगरी डिबेट होती कभी? जब कुछ मिलेगा नहीं डिबेट कहेगा भाई। वो जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है ना, वो एससी एसटी है। ओपन कैटेगरी इज नॉट अ क्लासिफिकेशन। ओपन का मतलब है बच्चे कुछ सब, वो क्लासिफाई नहीं है। क्लासिफाई तो यही है ना, रीजनेबल ग्राउंड तो यही है क्लासिफिकेशन का। वो बिल्कुल, वो भी एक फिक्शन है, वो एक लीगल फिक्शन है, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क मी। ये हमारा चैप्टर आर्टिकल 15 एंड 16 के कोर कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। हमने दोनों आर्टिकल्स देखे कि 15 में कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस का राइट था, आर्टिकल 16 राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था। इनिशियली राइट टू अपॉर्चुनिटी में रिजर्वेशन एसटी और एससी के लिए था, ओबीसी के लिए नहीं था। हमने कालेरकर कमीशन, मंडल कमीशन और इंदिरा स्वामी जजमेंट वगैरह देखा था, ठीक है। हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन पहले अलाउड नहीं था, इसीलिए श्रीमती चमकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज इनवैलिड, बट देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 ऐड किया, जिसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया है। फिर हमने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 ऐड किया, जिसमें यह कहा गया कि 10% रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल फॉर EWS, economically weaker section from open general category, ठीक है। Now the dice is open for your questions, whatever you want to ask from reservation. अब पूछ भाई। बेटा EWS जब लाया गया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इंदिरा स्वामी के 60% तो ब्रेच हो गई ना लिमिट, क्योंकि लिमिट तो 59 पे पहुंच गई। इसीलिए इस पहली चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कितना परसेंट देना है ना। इंदिरा साहनी ने जो मेन जजमेंट था वो ये था, कहीं एसटी एससी ओबीसी के लिए 60% वो कास्ट पॉलिटिक्स का सेंटर ना बन जाए, वो बहुत जरूरी था। बाकी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने करवाया कास्ट सर्वे। बिहार गवर्नमेंट के कास्ट सर्वे के डेटा बड़ा शॉकिंग थे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था मराठा में, याद करो, कि तुम्हारे पास एडुकेट डेटा नहीं है कि मराठा बैकवर्ड है, इसलिए उनका कैंसिल कर दिया था। बिहार एक स्टेप आगे निकल गया। बिहार ने 2024 में कास्ट सर्वे करवाया। बिहार ने कहा कि बिहार में 86% लोग बैकवर्ड है, 86% पॉपुलेशन। ठीक है, रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा, पर रिजर्वेशन दो तरह मिलता है, प्रोपोर्शनेट और एडिक्वेट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा जजमेंट इसलिए, मराठा रिजर्वेशन इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वो एडुकेट या प्रोपोर्शनेट के कॉन्सेप्ट पर सेट नहीं होता। 50% इंदिरा गांधी के बीच कर रहा था। इस बार हमने कहा देखो क्वांटिफाइबल डेटा है कि 86% लोग बैकवर्ड हैं, डेटा दे दिया, वही चाहिए था ना आपको। अब अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन लाए तो 80% रिजर्वेशन होना चाहिए, बट हम एडिक्वेट ला रहे हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट मानते हैं, आप जो बोलते हो एडिक्वेट लाते हैं। तो इनके लिए एटलीस्ट 40% रिजर्वेशन तो होना चाहिए ना, हाफ तो होना चाहिए, क्यों भी नहीं चलेगा, चलेगा। केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां सुप्रीम कोर्ट फंस गई, डेटा भी है, एडिक्वेसी भी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया। कोशिका नहीं अलाउड, 50% लिमिट को ब्रीच कर रहा है। ये बड़े इश्यूज चल रहे हैं सर हमारे देश में। हर स्टेट गवर्नमेंट दिखाती है बैकवर्डनेस, ज्यादा रिजर्वेशन देना चाहती है जिससे ज्यादा वोट उसे मिले। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है क्या करे, कभी कहती है एडुकेसी प्रिंसिपल लगाओ, कभी कहती है प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल लगाओ, कुछ भी करके वो केस बाय केस चीजें चेंज कर रही है। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। आप पूछे जिसको जो पूछ रहे हैं। बेटा देख, सेंसस होने के बाद पता चलेगा क्या डेटा था, उसके बाद प्रेडिक्शन करना सही नहीं होता। और कोई बस ऑनलाइन किसी को कुछ, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। यार इतना अच्छा टॉपिक था, तुम्हें कुछ पूछा ही नहीं, क्या बोरिंग बच्चे हो यार। हाँ बेटा, हम ऑलरेडी मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हैं बेटा, हम ऑलरेडी मेरिटोक्रेसी ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी? तो वो मेरिटोक्रेसी कैसी हुई, तो मार्क्सोक्रेसी हुई ना। हमारी प्रॉब्लम ही है, मेरिटोक्रेसी नहीं समझ पाते। हम कहते हैं जिसके मार्क्स ज्यादा उसको सर्विस दो, जिसके नहीं है उसको मत दो। तो ये मार्क्सोक्रेसी हो गई, नॉट मेरिटोक्रेसी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरिट? इस तरह तो ओसामा बिन लादेन को राष्ट्रपति बना दो, सबसे टैलेंटेड तो वो था, है कि नहीं? मेरिट should not be only based on marks, it must be based on moral values, empathy, sympathy, etc. जैसे कि एसटी कम्युनिटी का आदमी दूसरे एसटी कम्युनिटी के लिए जो फीलिंग रखेगा, जो एम्पैथी रखेगा, वो सिंपथाइज नहीं होगा, एम्पैथाइज्ड होगा। जबकि एक ज्यादा मार्क्स लाने वाला ओपन कैटेगरी वो मार्क्सोक्रेसी को फॉलो कर देगा, बट मेरिट कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि मेरिट होती है किसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में। आपके सामने हजारों की भीड़ बैठी हुई है जो आपके कास्ट की नहीं है, और उनके लिए कोई प्रोग्राम है, तो आप काम करने के लिए करोगे, क्योंकि यू विल नेवर सिंपथाइज, यू विल सिंपथाइज विद देम। आप अच्छे इंसान हो। देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या पता है, मेरे पास जब कोई गरीब आदमी आता है और बोलता पैसे नहीं हुए, मतलब कोई बात नहीं पढ़ ले यार, तू चिंता मत कर। उसका एक सिंपल रीजन है, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं मैंने उस चीज को बहुत नजदीक से देखा है। जब घर पे आधा किलो चावल खरीद के आने लगे और 200 ग्राम 200 मिलीलीटर तेल ना, तब गरीबी क्या होती पता चलता है आपको। जब शादियों में जाने से पहले मम्मी पड़ोसी की साड़ी मांग के पहन ले और उसे ड्राई क्लीन भी ना करवाएं, खुद प्रेस करने बैठे, तब पता चलता गरीबी क्या है। तो जब मैंने उसको फील किया हो, तो मैं उस सिचुएशन में रहा हूं। और आज जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसके साथ ये फील नहीं होता मुझे कि अरे गरीब है बेचारा, तो ये वही जी रहा होगा जो मैंने जिया है। जब वो कुछ कहता है तो मुझे पहले वो फील हो जाता है कि यार ये तो सेम है, अपना वाला। यहां आती है एम्पैथी। जब आती है एम्पैथी तो मैं जो काम करूंगा वो बहुत ज्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू सिंपैथी। मेरिटोक्रेसी की डेफिनेशन हमारे देश में गलत है। मार्क्स लाके मेरिट आती है, मेरिट मार्क्स लाके नहीं आती।
एक 100 में से 100 लाने वाला ओपन जनरल आदमी सोशल रिफॉर्म्स उतना सही से नहीं इंप्लीमेंट कर पाएगा जितना 100 में से 60 लाने वाला एससी कर पाएगा। ये जिस दिन लोग समझ जाएंगे, डिबेट ही खत्म हो जाएगी। द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट टू अर्न मनी, नाइदर हैव प्रेस्टीज। ये कॉलोनियल लेगेसी है। आज भी अंग्रेज जो हमारे यहां बना के गए थे सरकारी बाबू, वो चल रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस का सैलरी कितनी कम होती है यार। कोई आईएएस नहीं जो मुझसे ज्यादा कमाता होगा, ट्रस्ट में। आईएएस की सैलरी कितनी जा रही है, उतना मैं 2 एडमिशन में कमाता हूं। नो वन। और दूसरी रिस्पेक्ट, इसीलिए सब मर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का मेन पर्पस होना चाहिए तो सर्व द पर्पस ऑफ गवर्नेंस। वहां ज्यादा मार्क्स नहीं, ज्यादा सही कैंडिडेट जाना जरूरी है। ये किसी की औकात नहीं आपको सिखा देगा सर, क्योंकि यहां भी दिमाग चाहिए था, एम्पैथी। ये किसी किताबों में नहीं मिलता, एक जीवन पढ़ने के बाद आता है। हाँ बेटा पूछ। बिल्कुल हटना चाहिए। जब सामान्य सिचुएशंस हो जाएंगी तो हट जाना चाहिए। आज अब कुछ सेक्शन तो खड़े हो गए ना 80 में, जो कहते हैं ठीक है नहीं चाहिए मुझे रिजर्वेशन, आई एम ओके विद दैट। जब जैसे जैसे इंपावर होंगे, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन इज नॉट अ प्रेस्टीज। बच्चे ये नहीं समझ पाते, वो इज्जत की बात नहीं, स्टिग्मा है। कोई नहीं चाहता रिजर्वेशन अगर वो नॉर्मली क्रैक कर पाए तो। रिजर्वेशन इज स्टिग्मा। कोई एससी कम्युनिटी का बच्चा कितने भी मार्क्स ला दे, उसका पहला क्वेश्चन था ला रिजर्वेशन वाला ले। रिजर्वेशन स्टिग्मा है, किसी को अपने साथ नहीं चाहिए। हाँ अभी उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो मांग रहे हैं आगे आने के लिए। एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई, दे विल देमसेल्फ रिमूव रिजर्वेशन। देख लेना, क्योंकि उन्हें तो माथे से निकालना रिजर्वेशन का टैग है ना। हम रिजर्वेशन को प्रेस्टीज मानते हैं, सबसे तकलीफ है रिजर्वेशन स्टिग्मा है, प्रेस्टीज थोड़ी है। हर आदमी उसको जल्दी छोड़ना चाहता है। वो तो पता चलता है जब कोई सर्विस में जाता ना, उसके बाद वो अपनी कास्ट जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्यों हमारे देश में हर एसटी एससी कम्युनिटी अपने नाम के पीछे सिंह या चौहान या सोलंकी लगाना पसंद कर रहा है? दे आर नॉट देयर ओरिजिनल कास्ट। वाई? वो खुद उस स्टिग्मा से बाहर आना चाहते हैं। दे वांट अ इक्वल सोसाइटी। हाँ बस उनके सिंह लगाने पर आप ये मत पूछो कि कौन सा वाला सिंह, और सोलंकी लगाने पर ये मत पूछो कौन सा सोलंकी। जिस दिन नहीं पूछोगे उस दिन नहीं चाहिए रिजर्वेशन। नहीं पूछते? पूछते हो ना, क्या सोलंकी क्या सिंह, और जब तक ये है तब तक रिजर्वेशन चाहिए। और जिस दिन किसी एसटी एससी ओबीटी कम्युनिटी को अपने नाम के पीछे सिंह लगाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने नाम के पीछे चौहान सोलंकी लगाने की जरूरत नहीं पड़े, उससे लगे कि ये समाज मुझे मेरी कास्ट से ही इज्जत दे देगा, उस दिन खत्म कर देंगे रिजर्वेशन एक दिन मिलके। ठीक है, कितना सिंपल है। आज भी गांव देशों में जाओ, यहाँ चलो ठीक है एक इंटेलेक्चुअल क्लास में बैठ के बकवास कर सकते हैं हम। गांव देश में जाओ, तुमसे पहले तुम्हारी सरनेम पूछी जाती है, कितना भी बड़ी बात कर लो। बाय द वे 87% पॉपुलेशन आज भी गांव में निवास कर रही है। सेंसस खुद का 67% गांव में, मतलब आज भी हमारा 50% ज्यादा इंडिया पहले कास्ट पूछता है फिर पानी पूछता है, क्योंकि इसके हिसाब से पानी का ग्लास डिसाइड होता है कौन से वाले में दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको कितनी इज्जत मिलेगी वो डिसाइड होता है। और आप इस समाज में बैठ के एक इंटेलेक्चुअल क्लासरूम में डिबेट करके कहते हो कि रिजर्वेशन बंद कर दें, तो शायद इंडिया को नहीं जानते, है ना। इंडिया को नजदीक से देखिए, यू विल रियलाइज क्यों जरूरी है। आप लोग इस ऐसे समुदाय से आ रहे हो जो समुदायों का संघर्ष, उनके हितों का संघर्ष हो रहा है। इट इज अ क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली। सिटीज में, गांव में बैठा एससी जिसको पता ही नहीं रिजर्वेशन क्या है, वो बेचारा कभी अभी 10वीं पास नहीं हो रहा तो कहां से 12वीं के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगा। उसके लिए आज भी वहां तक कोई हित नहीं पहुंचा, यहाँ पहुंचाने की जरूरत है। नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इज हाइएस्ट अमॉन्ग एसटी एंड एससी इन एनी अदर कैटेगरी। स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं बच्चे। आप खुद सोच रहे सर कब एमबीबीएस में सीट 0% बची होगी? 0 पे मेरिट क्यों लानी पड़ी? आज पूरा देश इसलिए हंस रहा है कि 0% वाला डॉक्टर कैसा डॉक्टर बनेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि जब खाली 15% सीट रिजर्व है फिर भी एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मतलब ये खुद एक प्रूव कर रहा है कि अभी भी एससी बहुत बैकवर्ड है। दे नीड मोर प्रोटेक्शन, इजंट इट? फिर कभी नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच गाइस।
हम्म 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 देखिए, आप लोग ये कह रहे हो कि कास्ट या हायरार्की इज साइकोलॉजिकल इन नेचर rather देन द पब्लिक, है ना। देखिए, साइकोलॉजी दो तरह से बदलती है। एक, इंसान में खुद हृदय परिवर्तन हो जाए, जो गांधी करवाते थे। गांधी ने कहा था मोरली हमें ये लगना चाहिए कि आप बहुत गलत किए हैं, तो आपके उसके प्रति एम्पैथी आएगी और आप जाके गले मिलोगे। गांधी जी से एक दो ही जन्म थे ना सर। वी कैन नॉट वेट फॉर साइकोलॉजिकल चेंज टू रिफॉर्म सोसाइटी। अगर साइकोलॉजिकल चेंज नहीं हो रहा है तो ये चीज खाली रिलीजन से क्यों डिबेट करते हो, हर चीज पे करते हो। चलो फिर एक बात बताओ, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को क्यों राइट देने की जरूरत है? नहीं देना चाहिए था। साइकोलॉजिकल चेंज का वेट करते हैं। महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? मत दो, साइकोलॉजिकल वेट का चेंज करो। पीडब्ल्यू, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन क्यों देना सबको? सबके लिए साइकोलॉजिकल वेट करते हैं। नॉट पॉसिबल ना बेटा। प्रैक्टिकली समाज ऐसे काम नहीं करता कि साइकोलॉजी आएगी, सब बदलेगा, समाज सुधरेगा, किसी दिन राम राज्य आएगा। उसके लिए सतयुग तक जाना पड़ेगा। जब तक सतयुग नहीं आता तब तक कलयुग का लॉ ही ठीक है। इसलिए हम एक्सटर्नल फैक्टर से रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं। साइकोलॉजिकल चेंज लाना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो। बहुत वेट किया लाने का, ये 2500 साल तो वेट किया कि कभी तो साइकोलॉजिकल चेंज आएगा, नहीं आया, तो अब लॉ से आएगा, है कि नहीं? ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। अब किसी कुछ नहीं पूछना?